नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो राहुल गांधी ने कल अखबारों में एक लेख लिखा था और जिसमें मैच फिक्सिंग यानी महाराष्ट्र के चुनाव को मैच फिक्सिंग कहा था और उसके उन्होंने कारण दिए थे, उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर पिल गई। जैसे कि राहुल गांधी का ये आर्टिकल पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि कितनी खराब कर देगा। हालांकि वो आर्टिकल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, वो आर्टिकल चुनाव आयोग को लेकर के है, चुनाव आयोग की भूमिका पर है, चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर है, चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर के है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग, दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल ही लिख दिया है और वो जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर हमला करते हुए कि कैसे राहुल गांधी जो है वो डरे हुए हैं, हार के वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव ही जाएंगे, तो वो मैच फिक्सिंग की बात कह रहे हैं। दैनिक जागरण ने जो खबर लगाई है वो खबर बहुत और दरअसल जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह के आंकड़े फेंके जा रहे हैं, वो आंकड़े जो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको भरमाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जागरण की खबर है, जागरण की खबर की बात करते हैं। जागरण का जो दूसरा पहला पेज है, इसमें एंकर खबर लगी हुई है, महाराष्ट्र में बनाए गए फर्जी वोटर तो कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं की शिकायत, चुनाव आयोग ने कहा। अब इसमें एक डेटा दिया हुआ है, वो डेटा ये दिया हुआ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विधानसभा 2019 से 2024 के बीच में कितने वोटर बढ़े, और ऐसे ही इन्होंने झारखंड से कंपेयर किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 में कितने वोटर बढ़े, और उसमें झारखंड में बढ़े हुए वोटरों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है परसेंटेज के लिहाज से। फिर इसके बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना के वो दे दिए कि वहां कितने बढ़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ दो चुनाव की बात करें कि महाराष्ट्र के जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं, वो आंकड़े ये हैं कि जो 5 साल में जितने जितने वोटर बढ़े, यानी लोकसभा चुनाव 2019 से लोकसभा चुनाव 2024 तक जितने वोटर बढ़े, और लोकसभा चुनाव 2019 से या लोकसभा चुनाव 2024 से और लोकसभा विधानसभा चुनाव 2024 तक कितने वोटर बढ़ गए। और ये जो फिगर आती है महाराष्ट्र की, वो चौंकाने वाली फिगर है, किसी के कान खड़े हो सकते। इसी फिगर को अगर हम झारखंड के लिए देखें, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के चुनाव साथ साथ हुए थे, तो झारखंड के लिए अगर देखें तो झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कुल वोटर संख्या वो 2,16,62,658 थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़कर के हो गई 2,58,33,046। यानी ये जो संख्या बढ़ी 41,70,388 वोटर बढ़े, जो टोटल वोटर्स का जो वोटर बढ़े उसका 19.25% है। ठीक है, एक डेटा ये हुआ, और यहां पर जो महाराष्ट्र का परसेंटेज है दैट इज ओनली 3.5%। फिर आते हैं और एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो महाराष्ट्र का जो आंकड़ा वो तो राहुल गांधी ने दिया है कि कितना आंकड़ा है, मैंने उसको अलग से निकाला नहीं, चेक किया था मैंने, तो वो आंकड़े सही हैं। दरअसल इसमें यह बताया गया कि सिर्फ 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 8,98,00,000 थी। 5 वर्ष बाद मई 2024 में लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 9,29,00,000 हो गई, और इसके सिर्फ 5 माह बाद नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव तक यह संख्या बढ़कर 9,70,00,000 हो गई। यानी 5 साल में 31 लाख की मामूली वृद्धि, वहीं 5 माह में 41 लाख की जबरदस्त 41 लाख की जबरदस्त बढ़ोतरी। अब इस आंकड़े को अगर यहां पर देखें कि लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोटर बढ़े झारखंड में, वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक वोटर बढ़े 41,70,388, और 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच जो वोटर बढ़े वो बढ़े 2,67,890,
जो 1.03% है। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो गणित है वो बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। महाराष्ट्र में गणित जो दिखाई देती है वो गणित है, इनका कहना है कि 5 साल में 31 लाख की मामूली वृद्धि और 5 माह में 41 लाख बढ़ गए, यानी कुल मिलाकर के जो बढ़ोतरी है वो 72 लाख की है विधानसभा चुनाव तक। तो ये कैसे संभव है, ये बड़ा सवाल है, रहेगा जब तक कोई ऐसा जवाब नहीं देता है चुनाव आयोग जो कन्विंसिंग हो। या तो वो कहे कि उनसे चूक हो गई और लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटर या पोलिंग रोल्स जो थे, वोटर रोल्स जो थे, उनको वो ढंग से रिवाइज नहीं किए गए, इस वजह से वहां संख्या कम दिख रही है, और बाद में जब ढंग से हमने रिवाइज किया तो फिर इसमें ये चीजें दिखाई दी। या तो चुनाव आयोग ये कहे, नहीं तो और कोई बात ही नहीं हो सकती इस बात की कि आपके 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े हों और 5 महीने में 41 लाख बढ़ जाए। ये दरअसल एक बड़ा ऐसा फिगर है जिस फिगर से संशय, जितना इसके बारे में इस फिगर से भरमाने की कोशिश होती है, संशय उतना बढ़ता चला जाता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ने जो कल आर्टिकल लिख दिए, ये आर्टिकल लिखा और जो हिंदी में तो जागरण में छपा और बाकी मराठी अखबार में, कुछ दूसरे अखबारों में, अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस में छपा, इस आर्टिकल से इतना डर क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी? पहली बात। दूसरी बात कि चुनाव आयोग इसका जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको जवाब देने क्यों लगे हुए हैं? तीसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव के समय से बात करें, बीच में जरूर जो ये दिखाई दिया हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे दिखाई दिए, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे, इसके अलावा जम्मू के नतीजे जो दिखाई दिए, इन नतीजों से ये नतीजे कहीं कुक्ड नतीजे तो नहीं है कि इनके पीछे कोई कहानी हो पूरी। और चूंकि इनके पीछे कहानी है तो मीडिया में एक माहौल ऐसा बना जिसमें लोग चौंक गए कि ऐसे नतीजे कैसे आ गए। फिर भाई उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया होगा, महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने अच्छे ढंग से नहीं किया, उनमें एका नहीं थी। और महाराष्ट्र को लेकर के तो मैं ही कह रहा था और अभी भी मानता हूं कि शरद पवार ने उसमें लुक्की लगाई। शरद पवार ने उस समय एक सीनियर जर्नलिस्ट को वीडियो पर ये स्वीकार किया कि अमित शाह के साथ अडानी के घर पे बैठक हुई थी। एंड जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं उसका निगेटिव वो पड़ता है। तो ये चीजें अपनी जगह, बट जिस तरह की बात राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में कही है वो सवाल तो है। और उस सवाल से भारतीय जनता पार्टी घबराई इसलिए है क्योंकि लोगों को उन नतीजों से लोग चौंके हुए थे। न सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा के लोग बल्कि पूरे देश के लोग चौंके हुए थे। तो अब अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो लोग राहुल गांधी पर जिस तरह से भरोसा बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, वो स्वीकार्यता अगर इसी तरह से बढ़ती गई और इस तरह के प्रूफ, इस तरह की साक्ष्य आते गए जिससे ये लगे कि जो ये दिखाया जाता है और जिसका फिर बाद में इस्तेमाल किया जाता है कि चुनाव हारने वाला आदमी इस तरह के बहाने बना रहा है, ये बयान दिया जाता है, लेकिन पहले उसे आर्टिफिशियल तरीके से जुगाड़बाजी करके, पूरे इंतजाम करके चुनाव हराया जाता है, जिससे कि राहुल गांधी को ये पेंट किया जा सके कि ये हारता रहता है। डर इस बात का है कि जैसे जैसे चीजें खुल रही हैं उसमें ये मैसेज अगर जनता के बीच चला गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत की स्थिति होने वाली। और यही वजह है जब राहुल गांधी कोई बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल रही होती है, या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी पोल पट्टी खुलने लगी, तो वो बहुत खूंखार तरीके से राहुल गांधी पर तमाम तरह से अटैक करना शुरू करते हैं। और वो अटैक सिर्फ इशू बेस्ड नहीं होता है, वो अटैक पर्सनल तक पहुंच जाते हैं। आप अगर इस दौरान देखेंगे, जब से नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव आया है, उससे पहले भी जो चीजें आई जिसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है, जो ट्रंप ने क्लेम किए, जो हमारे सीडीएस ने बताया, जो हमारे एयर चीफ मार्शल ने अपनी चिंता जाहिर की, उन सब चीजों से चीजें निकल के आई हैं। उसके चलते
एक एक जो 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 कोशिश ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो दरअसल उल्टी पड़ने लगी। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो उदाहरण ये है कि आपने शुरू किया घर घर सिंदूर कार्यक्रम चलाएंगे और उस कार्यक्रम को 2 दिन के बाद फेक न्यूज बताना पड़ा। आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जो जमाल सिद्दीकी साहब, उन्होंने अखबारों को बताया, पत्रकारों को खुद बताया कि हम कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी पोस्टर गर्ल बना रही है और जो चौपाल लगाने वाले हैं 9 तारीख से, उन चौपालों में उन पोस्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा और वो चौपालें कहां लगेगी ये भी बताया उन्होंने। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसे फेक न्यूज कह दिया। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर का जो बात प्रधानमंत्री ने बीकानेर में कही थी, मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है, उससे वो पीछे बैकट्रैक होना पड़ा कि भाई गर्म सिंदूर बहता है, इतना कहकर फिर उसके बाद पीछे हो गए वो। और अब वो गर्म सिंदूर ठंडा सिंदूर कोई बात नहीं करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि मेरे नसों में बहता है और मेरे खून में बहता है और ये हो जाएगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। हालांकि कल कश्मीर में, कल की बात है, परसों की बात है, कश्मीर में जरूर वो बात कह रहे थे कि बस मोदी से टकराना पड़ेगा। और मोदी से टकराने की जब ये बात करते हैं, मैंने बताया आपको कि इस खित्ते में जो जम्मू कश्मीर से बाहर और खासतौर से कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी नौजवान हैं, उन नौजवानों को क्या झेलना पड़ता है, कभी मोदी उसके लिए खड़े हुए दिखाई दिए। और जो लोग ये व्यवहार कश्मीरी नौजवानों के साथ करते हैं, कश्मीरी ट्रेडरों के साथ करते हैं, क्या उनको, जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि सबसे पहले उन्हें मोदी का सामना करना पड़ेगा, तो क्या उनको पहले मोदी का सामना करना पड़ता है? शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह का ट्वीट किया था, आज तक क्या प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पार्टी, सवाल है मेरा, क्या उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से अब तक पूछा कि ऐसा ट्वीट क्यों किया था उन्होंने? क्या कभी ये सोचा भारतीय जनता पार्टी ने कि एक तरफ वो ये सब बात करते हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार को अपने मिनिस्टर्स इधर के राज्यों में अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को निकाल के लाने के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने मिनिस्टर्स भेजने पड़ते हैं? कभी इस बात पर सोचा है कि एक तरफ हम प्रतिनिधि, ऑल पार्टी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं और जिस पार्टी के नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में भेज रहे हैं और वो और इस तरह से भेज रहे हैं कि देश में एका है, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक है, और सत्तारूढ़ दल के और सरकार के जो गृह मंत्री हैं उस राज्य में जाकर के जहां वो पार्टी सत्तारूढ़ है, वहां पर ये कहे कि ये पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए करती है चूंकि इनका वोट बैंक ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी है, वोट बैंक खुश हो जाए। वोट बैंक कौन है? क्योंकि बंगाल की बात मैं कर रहा हूं, बंगाल में 30%, 29-30% मुस्लिम है, तो सीधे सीधे उनका निशाना था कि ममता बनर्जी का वोट बैंक मतलब ये 29-30% मुस्लिम। जब वो कहते हैं कि वो अपना वोट बैंक खुश हो जाए उनका, तो वोट बैंक खुश होने का मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने से, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से जो ये 29-30% लोग हैं खुश होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि देश का जो मुसलमान है, बंगाल का जो मुसलमान है, वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ नहीं है। और आप कहते हैं साहब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, सब एका है, सब बहुत अच्छा है। ये चीजें हो रही। और वही चीज जिस पॉइंट पर मैं आ रहा था, वो पॉइंट ये, जब नरेंद्र सरेंडर कहा उन्होंने, तो नरेंद्र सरेंडर कहते ही जैसे ही ये चीज तेजी पकड़ी, आप देखिए उसके बाद से पूरा, नरेंद्र सरेंडर के बाद से पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। और नरेंद्र सरेंडर न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा, सीज फायर से जुड़ा, बल्कि वो जाति जनगणना से भी जुड़ गया। और आज की स्थिति यह है कि जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, अब 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वहां इलेक्शंस हैं। हम लोग जून में बैठे हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्रोसेस शुरू हो जाएगी, अक्टूबर में चुनाव है, नवंबर पहले हफ्ते में मुझे लगता है रिजल्ट आ जाने चाहिए, हर बार आ जाते हैं। तो अब लेकिन वहां पर क्या, किसका नैरेटिव चल, जब 2024 के चुनाव में भले प्रधानमंत्री जितना ही कांग्रेस को अटैक कर रहे थे, जितना वो बता रहे थे कि साहब मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और भैंस छीन ली जाएगी, घर छीन लिया जाएगा,
ये लोग मुजरा कर रहे हैं, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र उन्होंने बताया था कांग्रेस के घोषणा पत्र को। यानी उस समय कहानी ये थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी देश में जो पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा था, जो पॉलिटिक्स चल रही थी, वो पॉलिटिक्स राहुल गांधी द्वारा खड़े किए गए नैरेटिव के आसपास घूम रही थी। यानी राहुल गांधी पॉलिटिक्स के केंद्र में थे। इस बार फिर पॉलिटिक्स के केंद्र में राहुल गांधी खड़े हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर के जरिए, मैच फिक्सिंग के जरिए और जाति जनगणना के जरिए फिर से राहुल गांधी केंद्र में खड़े हो गए हैं। और कोई भी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो जेडीयू हो, जो भी विपक्षी जो भी पार्टियां हैं, मतलब इनके विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनमें कोई भी पार्टी राहुल गांधी के अलावा और कोई नैरेटिव दे, मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट नैरेटिव दे पाएगी, इसमें मुझे संशय है। उसे राहुल गांधी के नैरेटिव पर ही रिएक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो नरेंद्र सरेंडर हो, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से लेकर के देवेंद्र फडणवीस तक, किरण रिजिजू और कौन कौन, पता नहीं कौन कौन, सारे लोग राहुल गांधी पर पिल गए। कोई कह रहा है इनको कुछ आता जाता नहीं, कोई कह रहा हारने वाले हैं तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कोई कह रहा कि नहीं नहीं ये तो गलत है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने अपना मार रिसर्च करा करके उसमें चीजें लिखवाई हैं कि देखिए एक जगह तो कांग्रेस भी जीत गई, एक जगह तो एनसीपी जीत गई, जहां पर वोट इतना बढ़ा, जहां पर पोल परसेंटेज इतना बढ़ा। मैं तो एक और कॉल करिए आप, 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव के पहले और दूसरे चरण का जो फाइनल पोलिंग परसेंटेज था, वो कितने दिन बाद जारी हुआ और उतना टाइम क्यों लगा, सोचिएगा इस पर। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।